नमस्कार। आरबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट के 4 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। आज हम 5वां लेसन पढ़ेंगे। उसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट पढ़ेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का बेकर यानी पाव रोटी बनाने वाला, डबल रोटी, पाव रोटी, बीच में कुछ भराव, दोनों तरफ रोटी और बीच में कुछ भराव, पाव रोटी, डबल रोटी, फूली हुई, नरम नरम, जिस प्रकार से जो सैंडविच होती है, जो कचौरी टाइप होती है, दोनों तरफ से ब्रेड और बीच में कुछ सब्जी या मसाले भरकर बनाना, उसी तरीके से पाव रोटी। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट of a traditional Goa village baker who still has an important place in his society. This is a pen portrait. ये एक पेन पोर्ट्रेट है, शब्द चित्रण है। शब्द चित्रण, शब्द चित्रण का मतलब है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में शब्दों से इतना वर्णन कर देना कि उसकी इमेज सामने प्रकट हो जाए। शब्दों से इतना वर्णन कर देना कि खुद वो उसकी पूरी इमेज वो सामने प्रकट हो जाए। पेन पोर्ट्रेट शब्द चित्रण कहलाता है। शब्दों के द्वारा पूरा वर्णन उसके बारे में पूरा बता देना कि वह व्यक्ति पूरा हूबहू आपको प्रतीत हो। तो दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट, ये एक शब्द चित्रण है ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर। परंपरागत गोवा गांव के जो बेकर हैं उनके बारे में ये एक शब्द चित्रण है। हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो आज भी अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बेकर हैं, आज भी अपने समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेस यानी स्थान, ध्यान देना इस वर्ड पर। प्लेस, PLACE, प्लेस यानी स्थान। एक होता है PALACE, पैलेस। ये प्लेस है, ये पैलेस है, इसका अर्थ होता है महल। महल, तो प्लेस, पैलेस, ध्यान देना इस पर। तो स्थान या महल वाला नहीं है ना, यह स्थान वाला है। तो आज भी जो बेकर हैं वो समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically, ध्यान देना इस वर्ड पर। रिमाइंडिंग नेस्टोजिकली का मतलब होता है अतीत की बातों को प्रसन्नता के साथ याद करना। अतीत की बातों को याद करते हुए प्रसन्नता महसूस करना। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज हैं वो
क्या है, अतीत की बातों को याद करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज, पोर्चुगीज का मीन होता है पुर्तगाली, जो लोग हैं पुर्तगाली, पोर्चुगीज पुर्तगाली, पोर्चुगीज यानी पुर्तगाली, डेज यानी दिन। तो हमारे से जो बड़े हैं, जो पूर्वज हैं, वो उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए, अतीत के बातों को याद करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। उसे आज भी उन बातों को याद करते हुए खुशी होती है। क्या खुशी होती है? एंड डियर फेमस लॉज, डियर फेमस लॉज, द पोर्चुगीज एंड डियर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड, जो पुर्तगाली हैं उनकी जो प्रसिद्ध लॉज ऑफ ब्रेड, पाव रोटी, लॉज ऑफ ब्रेड, पाव रोटी, those eaters of lovers might have vanished, ये जो पाव रोटी खाने वाले और बेकर यानी बनाने वाले, ये जो पाव रोटी खाने वाले वो निश्चित तौर पर वेनिश हो चुके हैं, आज नहीं हैं, गायब हो चुके हैं। बट लेकिन द मेकर्स, लेकिन इनको बनाने वाले, पाव रोटी को बनाने वाले आर स्टिल देयर, आज भी हैं, आज भी वहाँ पर हैं। We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. पाव रोटी बनाने वाले आज भी हैं, लेकिन खाने वाले उनका आज अस्तित्व नहीं है। तो हमारे बीच में आज भी इनका मिश्रण करने वाले, मोल्डर्स, सांचे में डालने वाले एंड पाव रोटी को बेक करने वाले, BAKE, बेक यानी पकाना, सेकना। तो इनको बनाने वाले, मिश्रण करने वाले, पकाने वाले, सांचे में ढालने वाले आज भी हैं। Those age old time tested Frances, प्राचीन समय की कसौटी पर खरी उतरी हुई भटियां, फ्रांसेज यानी भट्टी, स्टिल एग्जिट्स, वो आज भी अस्तित्व में हैं, एग्जिट्स अस्तित्व में हैं, उनका आज भी अस्तित्व है। फ्रांसेज यानी भटियां, जिसमें पाव रोटी बनाई जाती है, जिस फ्रांसेज का प्रयोग किया जाता है, वो आज भी अस्तित्व में है। द फायर इन द फ्रांसेज, भट्टियों की जो आग है, फायर इन द फ्रांसेज, भट्टियों की आग, हैज नॉट yet been extinguished, ध्यान देना, extinguished, ध्यान देना, extinguished यानी बुझ चुकी है, extinguished यानी बुझ चुकी है। भटियां आज भी हैं, लेकिन वो क्या है, उसकी आग है वो बुझ चुकी है। ध्यान देना इस वर्ड पर, बुझ जाना, उसकी आग है वो आज भी बुझ चुकी है। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड
दम की आवाज, जिंगल यानी झंकार, खनखनाट, टनटनाट। तो प्राचीन समय पर, समय की कसौटी पर खरी उतरी हुई भटियां आज भी उनका अस्तित्व में है। उनकी आग भले ही बुझ चुकी हो, लेकिन जो उसकी थर्ड एंड जिंगल, थर्ड एंड जिंगल, दम की आवाज और जिंगल यानी झंकार, जिंगल यानी झंकार। किसकी झंकार? The traditional bakers bamboo, ट्रेडिशनल बेकर, बेम्बो यानी बांस, बांस की बेकर, पाव रोटी बनाने वाले, जिनके पास में जो उसका बांस होता था, बांस जब वो सेल करते थे तो साथ में रखते थे, तो उसके बांस की झंकार है, उसकी दम दम की आवाज है, वो आज भी क्या है? हेरलिंग, घोषणा करती है। घोषणा करना, हिज अराइवल, उसके आने का। उसे पता चल जाता है उसकी आवाज से, दम दम झंकार की आवाज से, कि बेकर आ गया है, पाव रोटी बनाने वाला आ गया है, सेल करने वाला। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम पैलेसेस, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन ऑफ स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि उनके कई स्थानों पर उनके जो पिता हैं बेकर, पाव रोटी बनाने वालों के पिता अलाइव नहीं हो, जीवित नहीं हो, लेकिन फिर भी जो उनके पुत्र हैं वो चलाते हैं, क्या चलाते हैं? अपना पारिवारिक धंधा, व्यवसाय, पैसा, प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी व्यवसाय, पैसा, धंधा। These bakers are even today known as pedder in Goa. ध्यान देना, इन ये जो बेकर हैं, पाव रोटी बनाने वाले, उनको आज गोवा में किस नाम से जाना जाता है? पेडर के नाम से। ये आपके क्वेश्चन भी है कि बेकर को गोवा में किस नाम से जाना जाता है? पेडर। ध्यान रखना, PADER, पेडर। किसको कहा जाता है? बेकर को, पाव रोटी बनाने वालों को, डबल रोटी बनाने वालों को। किस जगह पर? गोवा में। चलो आगे देखते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। चाइल्डहुड यानी बचपन। गोवा में मेरे बचपन के दौरान जो बेकर होते थे, पाव रोटी बनाने वाले, वो क्या होते थे? हमारे मित्र होते थे, हमारे फ्रेंड होते थे, मित्र होते थे, कंपेनियन, साथी होते थे, एंड गाइड, पथ प्रदर्शक होते थे। गाइड यानी पथ प्रदर्शक। तो ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, वो कम से कम दिन में 2 बार तो आ ही जाते थे। बेकर बनाने वाला, पाव बनाने वाला कम से कम दिन में 2 बार आ जाता था। ट्वाइस ए डे, ट्वाइस 2 बार, एक दिन में 2 बार। एटलीस्ट यानी कम से कम वो 2 बार आ ही जाता था। वंस, पहली बार कब आता था? व्हेन ही सेट आउट, जब वह सेट आउट होता था। पहली बार में कब आता था? जब वह सेट आउट होता था। सेट आउट यानी रवाना होना। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, ऑन इज सेलिंग राउंड,
बिक्री के लिए, अपनी जो पाव रोटी है उसको सेल करने के लिए, बेचने के लिए जब वह सुबह सुबह निकलता तो एक बार तो उस वक्त आ जाता था, एंड देन अगेन, और फिर when he returned after emptying his huge basket, और जब वह अपनी खाली, emptying यानी खाली, huge यानी विशाल टोकरी, जब शाम के समय जब वह पूरा सेल कर देता था, अपनी खाली टोकरी को लेकर के वापस लौटता था, उस वक्त भी आ जाता था। तो दिन में 2 बार आ जाता था, एक सुबह के समय जब वो सेल करने के लिए जाता और फिर वापस आते समय। चलो आगे देखते हैं। The jingling thud of his bamboo, बांस की झंकार, जिंगलिंग पहले आ गया है, बांस की थड यानी दम, दम की आवाज, बैम्बू यानी बांस, बांस की झंकार या थड की आवाज, woke अप फ्रॉम स्लीप, हमें नींद में से जगा देती थी, एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम उसकी तरफ दौड़ते और क्या करते, उसका अभिवादन करते, उसका क्या करते, अभिवादन करते। कौन? बच्चे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था, हम उसकी तरफ क्यों भागते थे, जब वो आता था हम इतने खुश क्यों होते थे। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लॉ, ये क्या पाव रोटी के सने के कारण था, लौ, पाव रोटी, ठीक है। नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं था। द लॉज, जो पाव रोटियां, वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन, दे मेड सर्वेंट, नौकरानियां, घर की जो पास्किन बास्टिन जो घर की नौकरानियां होती थी वो तो उनके लिए होती थी, हमें कोई पाव रोटी देता ही नहीं था, तो फिर किस लिए। What we longed for were those bread bangles, हमारे लिए तो क्या होती थी, ब्रेड बेंगल्स, पाव की चूड़ियाँ, चूड़ियों के आकार में बनी हुई पाव रोटी, चूड़ियों के आकार में बनी हुई पाव रोटी। तो बच्चे कहते हैं वो हमारे लिए नहीं होती थी, हमारे लिए तो क्या होती थी, ब्रेड बेंगल्स, चूड़ियों के पाव चूड़ियाँ होती थी, पाव चूड़ियाँ मतलब चूड़ियों के आकार में बनी हुई। विच वी चूज केयरफुली, जिसे हम चूज करते थे, पसंद करते थे सावधानी से। समटाइम्स, कभी कभी, इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी ये जो ब्रेड होती थी विशेष तौर से स्वीट होती थी, मीठी, बहुत ज़्यादा मीठी बनाई जाती थी। तो पाव रोटी के बारे में ये लेसन। The baker made his musical entry on the scene with the jung sound of his specially made bamboo staff. जो बेकर होते थे, अब तो आपको पता चल गया होगा कि बेकर कौन है, ठीक है। तो जो बेकर होते थे वो उसकी म्यूजिकल एंट्री होती थी, संगीत में एंट्री, वो गुनगुनाता, जब वो सेल पर निकलता था ना तो वो गुनगुनाता रहता था, म्यूजिकल एंट्री होती थी, गाता रहता था। और उसके जो विशेष तौर से उसका जो बॉस था, स्टाफ, कर्मचारी,
इसका एक मीन ये भी होता है छड़ी, लट्ठा। बांस की जो लट्ठा होता था, छड़ी होती थी, उसकी झंकार की आवाज़ और उसकी जो म्यूजिकल एंट्री, इससे वो क्या होते थे, वो सब जाग जाते थे। उसे पता चल जाता था कि बेकर आ गया है, बच्चे उसकी तरफ भागते थे। One hand supported the basket on his head. उसका एक हाथ है अपने सिर पर टोकरी को सपोर्ट करता, टोकरी को सहारा देता। एंड द अदर बेंच द बैम्बू, और दूसरा है उस बांस को बजाता, बांस को बजाता धम धम की आवाज से। ऑन द ग्राउंड, मैदान पर। He would greet the lady of the house with good morning. वो घर की औरतों को गुड मॉर्निंग के साथ क्या करता, अभी अभी आया है, क्या करता, पहले भी आया है, अभी ऊपर पाठ में, ग्रीट, अभिवादन करना। एंड देन उसके बाद प्लेस हिज बास्केट, वह सबका अभिवादन करता और उसके बाद में अपनी जो टोकरी है उसको रख देता ऑन द, कहाँ पर, वर्टिकल बैम्बू, सीधा बांस पर रख देता। बांस तो होता ही था, सीधा बांस पर रख देता। Wickets would be pushed aside with a mild rebuke. ध्यान देना, हम जो बच्चे लोग होते थे ना, उनको तो पुश कर दिया जाता था, धक्का दिया जाता था। असाइड यानी एक तरफ, धक्का देकर के एक तरफ कर दिया जाता था। माइल्ड रिब्यूक्स, हल्की फटकार के साथ, हल्की सी डांट, थोड़ा सा डांट करके, फटकार करके हमें अलग थोड़ा दूर कर दिया जाता था, असाइड कर दिया जाता था। तो माइल्ड रिब्यूक्स, हल्की फटकार। एंड द लॉज, और जो पाव रोटियां होती थी, वुड बी डिलीवर्ड, वो बांट दी जाती थी, वो दे दी जाती थी। पाव रोटी है वो दे दी जाती थी टू द सर्वेंट, किसको, नौकरों को। हमारे लिए तो ब्रेड बैंगल होती थी ना, अभी आया ऊपर लेसन में। पाव रोटियां नौकरानियों और नौकरों के लिए होती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी कहाँ हार मानने वाले होते हैं, हम भी हार नहीं मानते थे। भले ही हमें धक्का देकर के असाइड कर दिया जाता था, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइम ए बेंच, हम बेंच पर चढ़ जाते। हम कहाँ चढ़ जाते, बेंच पर। हम भी हार मानने वाले नहीं थे, हम बेंच पर चढ़ जाते। और द परपेट, मुंडेर, परपेट यानी मुंडेर, कहीं बेंच पर या मुंडेर पर चढ़ जाते। एंड पीप, और पीप करते, पीप, पीप यानी झांकना, देखना। तो हम किसी मुंडेर या बेंच पर चढ़ करके देखते इनटू द बास्केट, टोकरी में, जैसे तैसे हम देख लेते थे। somehow, जैसे तैसे। I can still recall the typical fragrance of those loaves. फ्रेगनेंस यानी सुगंध, फ्रेगनेंस यानी सुगंध, फ्रेगनेंस ऑफ दोज लव्स, वो विशेष तौर से पाव रोटियों की फ्रेगनेंस, सुगंध। लव्स फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए पाव रोटियां। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए पाव चूड़ियाँ। ठीक है। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और टीथ और वॉश और माउथ, हमें कोई अपने दांतों को साफ करने की, मुंह धोने की कोई परवाह नहीं थी, कोई भी परवाह नहीं थी। प्रॉपरली यानी सही ढंग से, सही तरीके से हम कभी भी दांतों को साफ या
मुंह धोने की कोई परवाह नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, करे भी क्यों, क्यों करें, क्यों करें? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ पल्किंग, तोड़ना, द मैंगो लीफ, कौन मैंगो की पत्तियों को तोड़ें, फॉर द टूथब्रश, टूथब्रश के रूप में, टूथब्रश के लिए मैंगो की पत्तियों को तोड़ करके कौन परेशानी करे? तो हम ऐसा नहीं करते थे। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और कोई ज़्यादा नेसेसरी भी नहीं था, आवश्यक भी नहीं था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, बाघ होता है, बाघ ने कभी अपने दांत साफ नहीं किए। हॉट टी, जो गरम गरम चाय है, वुड वॉश एंड क्लीन, वो साफ कर देती है, स्वच्छ कर देती है, एवरीथिंग सो नाइसली, अच्छी तरीके से। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद ये जो गरम गरम चाय है, उसे दांत है वो एवरीथिंग, हॉट टी, गरम गरम चाय, कुड वॉश एंड क्लीन, वो अपने दांतों को क्लीन और वॉश नाइसली कर देती है। और वैसे भी बाघ है, उसने कभी, तो बच्चे अपने आप को क्या मानते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरिज गिफ्ट्स, शादी के उपहार, शादी के जो उपहार होते थे, मैरिज, MERRY, मेरी यानी प्रसन्नता, MERRY मेरी यानी शादी, शादी के उपहार हैं, आर मीनिंगलेस, कोई महत्व नहीं होता था। विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल, जस्ट एज ए पार्टी और फीस्ट, लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, शादी में जो गिफ्ट होते हैं, तो किस गिफ्ट के बिना कोई मतलब नहीं था। स्वीट ब्रेड, मीठी रोटी, जिसे बोल के नाम से जाना जाता था, कोई पार्टी हो, कोई फीस्ट यानी दावत हो, बड़ी दावत, यहाँ कोई शादी हो, उसमें मीठी रोटी जो बोल के नाम से जानी जाती है, उसका बहुत महत्व था। इसके बिना इस पार्टी का, इस दावत का या शादी का, शादी के उपहार का कोई भी मतलब नहीं था, मीनिंगलेस। तो इनके बिना ये फीस्ट है वो अपना खो देती है, चारम खो देती है, आकर्षण खो देती है। विदाउट ब्रेड, इस रोटी के बिना दावत है, पार्टी है और शादी है, ये अपना चारम खो देती है, आकर्षण खो देती है। नॉट एनफ कैन बी शेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। नॉट एनफ कैन बी शेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। किस प्रकार, अब आप कह सकते हैं कि किस प्रकार जो बेकर होते हैं वो गांव में, गोवा के गांव में एक महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो लेडी होती है, मस्ट प्रिपेयर सैंडविच, घर की जो लेडी होती है वो प्रिपेयर करना, तैयार करना, प्रिपेयर करना, तैयार करना, घर की औरत है वो तैयार करती है सैंडविच, सैंडविचेज, कचौरी टाइप होता है, ठीक है। ऑन द ओकेजन, ओकेजन यानी अवसर, बर्गर, समोसा, तो अवसरों पर है वो घर की जो लेडी होती है वो सैंडविच तैयार करती है ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी पुत्री की सगाई के अवसर पर। एंगेजमेंट यानी सगाई, ओकेजन यानी अवसर, पुत्री की, ये देखो चिन्ह, अब आपको पता है ये कौन सा चिन्ह है ये। तो केक्स एंड बॉलिंग, केक्स एंड बॉलीहेंज, बॉलीहेंज
बोली हेंज नारियल नारियल की बनी हुई बिस्कुट बोली हेंज, ठीक है, जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, अंदर से ऊपर से कुछ कुरकुरी होती है। केक और बोली हेंज के आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। क्रिसमस का त्यौहार है या कोई दूसरा त्यौहार है, फेस्टिवल यानी त्यौहार, उसमें इनका बहुत ही महत्व होता है। बोली हिंस का, केक का, सैंडविच का। 10 इस प्रकार, 10 यानी इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फ्रेंचेज इन द विलेज इज एब्सोल्युटली यानी पूर्ण रूप से, इसेंशियल अनिवार्य, कंपलसरी, अनिवार्य कंपलसरी। तो इस तरीके से आज भी प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फ्रेंचेज, बेकर की जो भटियां हैं उसका गांव में पूर्ण रूप से होना अनिवार्य है, पूर्ण अनिवार्य है गांव में होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट इन वीडियोज को देख रहे हैं, 4-5 लेसन हो गए हैं, पोएम भी हो गई है, तो वो अपने साथियों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको लिखवाए जा रहे हैं, याद भी करवाए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना खुद का चैनल, उस पर आपको जाना होगा। यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, कैपिटल लेटर में RJD 703, स्पेस नहीं लगाना है, पीछे आप @ भी लगा सकते हैं, @RJD 703। इन पर आपको इंग्लिश के सभी पार्टों के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट्स करें, ताकि हम प्रतिदिन ऐसे ही आपके लिए क्लासें लाते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, अपना खुद का चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन कर लें, ताकि जब वीडियो आए अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से आपको लिखवाए जा रहे हैं, जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसे ही, इसी तरीके से अपनी भाषा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेकर और ब्रेड सेलर, बेकर और जो ब्रेड सेलर विक्रेता ऑफ दोज डेज, उन दिनों, हैड ए पेकुलर ड्रेस, पेकुलर विशेष ड्रेस, उन दिनों बेकर के एक विशेष प्रकार की पोशाक को पहनते थे, एक विशेष प्रकार की ड्रेस होती थी, नॉन जानी जाती थी एज द कबाई, ध्यान देना कबाई। तो ये यही क्वेश्चन है आपके, बेकर को किस नाम से जाना जाता था, पहले आया था ना, बेकर को गोवा में किस नाम से जाना जाता था, पेडर, PADER, पेडर। अब ये पूछ रहे हैं कि जो बेकर की जो ड्रेस होती थी उसे किस नाम से जाना जाता है, कबाई, KABAI। तो ध्यान देना, इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, घुटनों तक। ये एक सिंगल टुकड़ा होता था फ्रॉक का जो घुटनों तक लंबा होता था। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दौरान, वी सॉ बेकर वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर, हमारे दिनों के दौरान भी हम बेकर को देखते थे वियर, WEAR, वियर यानी पहनना, वियर यानी पहनना। तो हम
हमारे दिनों के दौरान भी बेकर को, बचपन के दौरान बेकर को एक शर्ट और ट्राउजर, पायजामा टाइप जो घुटनों तक, हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा, फुल पैंट से थोड़ा सा छोटा, इस प्रकार भी वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो पूरी लंबाई से थोड़ा छोटा होता था, एंड वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा होता था। हाफ पैंट यानी नेकर, नेकर से थोड़ा सा बड़ा, फुल पैंट से छोटा। ये क्या कहलाता था? उसकी पोशाक क्या कहलाती थी? कबाई। इवन टुडे, आज भी एनीवन हु वियर्स, जो कोई भी पहनता है ए हाफ पैंट, इस प्रकार नेकर टाइप, विच रीचेज, जो जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों के नीचे तक पहुंचता है, इनवाइट्स द कमेंट्स दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर। तो देखो इसने पेडर की पोशाक पहनी, उसे पेडर कहा जाता है। आज भी यदि कोई ऐसी इस प्रकार से पहनता है तो उसको पेडर की संज्ञा दी जाती है। तो कबाई, पेडर, ध्यान देना, पाव रोटी, डबल रोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। The baker usually collected his bills at the end of the month. जो पाव रोटी बनाने वाले होते थे बेकर, वो अपना हिसाब किताब कैसे रखते थे? वो प्राय कर इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे महीने के अंत में। अपना बिल है वो महीने के अंत में इकट्ठा करते थे। मंथली अकाउंट, महीने का जो अकाउंट होता था, हिसाब किताब, यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। पेंसिल के द्वारा दीवार पर वो रिकॉर्ड करते थे, लिख देते थे। अपना हिसाब किताब वो इसी तरीके से रखते थे। पेंसिल के द्वारा जो भी उसकी सेलिंग होती थी उसको दीवार पर रिकॉर्ड करते थे। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। वास्तव में ये जो काम था एक लाभ वाला पैसा था, धंधा था, व्यवसाय था, लाभदायक था, प्रॉफिटेबल था। इन द ओल्ड डेज, पुराने समय में ये जो व्यवसाय था, ये धंधा था, पैसा था, वो लाभदायक पैसा था। द बेकर एंड हिज फैमिली, उसका बेकर और उसका परिवार, नेवर स्टार्वड, कभी भी स्टार्वड यानी भूख मरना, कभी भूखों नहीं मरता था। जो ये धंधा करते थे वो समृद्ध होते थे, धन संपन्न होते थे। स्टार्वड, भूखे कभी नहीं मरते थे। वह बेकर और उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स, और उसके जो नौकर, बेकर, उसका परिवार, उसके नौकर, सर्वेंट यानी नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्परस यानी समृद्ध, हमेशा प्रसन्नचित और समृद्ध दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक, उसका मोटा शरीर, प्लम्प मोटा ताजा, प्लम्प फिजिक शरीर, उसका मोटा शरीर, वाज एन ओपन टेस्टिमनी, उसका मोटा प्लम्प शरीर है वो एक ओपन टेस्टिमनी था। ओपन टेस्टिमनी का मतलब है खुला प्रमाण। ओपन टेस्टिमनी का मतलब है खुला प्रमाण। उसका हट्टा कट्टा मोटा गोल मटोल शरीर है, इसका खुला प्रमाण था। इवन टुडे, आज भी, एनी पर्सन, जो कोई भी व्यक्ति, आज भी जो कोई भी व्यक्ति, विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल, जिसकी जो शारीरिक बनावट है जैक फ्रूट जैसी हो, जैक फ्रूट जैसी हो, appearance is easily compared to a baker,
उसकी तुलना है वो निश्चित तौर पर आसानी से किससे की जाती है? बेकर से। आज भी कोई ऐसा हो उसकी शारीरिक बनावट जैक फ्रूट यानी कटहल फल होता है, ठीक है, जो हाथी होते हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हाथी होते हैं उनको ये जैक फ्रूट है, कटहल का फल है, वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आज भी जिसका प्लम्प शरीर हो, जैक फ्रूट शारीरिक बनावट हो, कटहल जैसी संरचना हो, तो आज भी उनकी तुलना किससे की जाती है? बेकर से। तो ये एक पार्ट आपका कंप्लीट होता है। एक छोटा सा पार्ट था बेकर के बारे में हमने पढ़ा है। गोवा के बेकर पाव रोटी बनाने वाले, डबल रोटी, पाव रोटी, तो बच्चे इस बेकर से कितने खुश होते थे। क्या उनको ऐसा नहीं है, क्या वो लौज के कारण खुश होते थे या उसके स्नेह के कारण होते थे? क्या उसको लौज दी जाती थी? नहीं, उनके लिए एक अलग तरीके से जो चूड़ियों टाइप लौज बैंगल होती थी। बच्चों को तो जब वह प्रवेश करता था, गांव में आता था, 2 बार आ जाता था दिन में। एक तो सुबह के समय ये जब वो अपने सेलिंग पर सेट आउट होता, रवाना होता सेल करने के लिए, उस वक्त, और एक शाम को रिटर्न करते वक्त उसके हाथ में क्या होता था? बेम्बू होता था, बांस होता था, जिसकी धम धम झंकार की आवाज़ वो करता रहता था। उससे जब वो गांव में आता तो वो सभी का अभिवादन करता, ग्रीट करता और अपनी टोकरी को वर्टिकल सीधे बांस पर रख देता। बच्चे उसमें झांकने का प्रयास करते, लेकिन बच्चों को धक्का दे करके असाइड कर दिया जाता। लेकिन बच्चे कहते हैं हम भी मारने वाले कहाँ हैं, हम भी हार नहीं मानते थे। किसी छज्जे मुंडेर पर चढ़ जाते और किसी न किसी तरीके से उसकी टोकरी में झांक लेते थे। पीप वर्ड आया था ना, पीप, पीप यानी झांकना, पीप यानी झांकना। तो हम भी झांक लेते थे। और जो पाव रोटी होती थी, डबल रोटी होती थी, वो किसके लिए होती थी? बड़े लोगों के लिए, नौकरानियों के लिए, नौकरों के लिए। हमारे लिए क्या होती थी? ब्रेड बेंगल्स। तो जब वह सुबह सुबह आता तो सबको जगा देता था अपनी झनकार से, और उसकी एंट्री भी वैसे ही क्या होती थी? म्यूजिकल होती थी। वो गाते हुए आता था, गुनगुनाते हुए, तो सब जाग जाते थे और बच्चे उसका अभिवादन करने दौड़ते। तो इस तरीके से उस गोवा के बारे में, पेडर के बारे में, बेकर के बारे में बताया गया है। बेकर को किस नाम से जाना जाता है? पेडर, PADER। उसकी ड्रेस है, उसको किस नाम से जाना जाता है? कबाई, KABAI। तो बेकर के बारे में ये वर्णन था। आज भी हालांकि इसको खाने वाले वेनिश हो चुके हैं, लेकिन इसकी बटियाँ आज भी है, आज भी अस्तित्व में है। और ये जो बेकर होते थे कभी भूखों नहीं मरते थे, ये समर्थशाली होते थे। इनका परिवार, इनके नौकर कभी स्टारवर्ड नहीं मरते थे, भूखों नहीं मरते थे। और इनका शरीर, शारीरिक संरचनाएं हष्ट पुष्ट होती थी। कटहल जैसी संरचना, प्लम्प, मोटे ताजा शरीर, फेट, अपेटी फेट, चर्बी वाले। तो ये समर्थशाली होते थे। और अपना जो सेलिंग का रिकॉर्ड है वो महीने के अंत में वो इकट्ठा करते थे। और अपना रिकॉर्ड है वो कहाँ रखते थे? दीवारों पर, WALL वॉल यानी दीवार, उस पर पेंसिल के द्वारा वो लिख करके रिकॉर्ड करके रखते थे। और महीने के अंत में वो अपना हिसाब है वो इकट्ठा करते थे। और उनकी जो कबाई है
ठीक है। कवाई क्या है? कवाई अब तो पता है ना आपको। उसकी कवाई है वो हाफ पैंट से थोड़ी सी लंबी होती थी और फुल पैंट से थोड़ी सी छोटी होती थी। आज भी इस प्रकार की कोई पहना हुआ कोई ड्रेस मिलता है तो उसको बेकर की संज्ञा दी जाती है, या जिसका शरीर ऐसा हो उसी को भी बेकर की संज्ञा दी जाती है, कटहल जैसी संरचना। तो कटहल क्या है आपको बताया था। तो ये 5वें लेसन का फर्स्ट पार्ट पूरा होता है। तो इन 10th क्लास के लिए वीडियोस बहुत ही उपयोगी हैं, इनको पढ़ते रहिए और अपने साथ में पढ़ने वाले, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन आंसर आपको लिखवाए जा रहे हैं, याद करवाए जा रहे हैं। तो अगला पार्ट है, कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।